हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो लेसन नंबर 3 यानी कि हाइपोथेसिस की शुरुआत में कर चुका था प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने तक प्रीवियस वीडियो ना देखे पड़ता कि वो वाली वीडियो जरूर देख लेना और हमेशा हर एक प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही कवर किया करो। तो देखते हैं आज का कंसेप्ट। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 हाइपोथेसिस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक तो फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किस तरीके से होती है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं हाइपोथेसिस के, इसके अलावा टाइप्स क्या हैं हाइपोथेसिस के, और एरर क्या किस तरीके के होते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, वो हम इस वीडियो में कवर कर देंगे और साथ साथ चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के बारे में। जब हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के बारे में, तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस बनाई किस प्रकार से जाए। हम सब जानते हैं तो रिसर्चर हैं वो हाइपोथेसिस की हेल्प लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि रिसर्च करना इतना आसान काम भी नहीं है, यानी कि जिन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, उनके लिए रिसर्च करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। यानी कि हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज भी चाहिए रिसर्च करने के लिए, एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमें और ज़्यादा नॉलेज गैदर करनी पड़ती है उस प्रॉपर प्रॉब्लम को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके, उस प्रोफेशन को लेके जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, ठीक है, जिसपे हमें कंटिन्यूसली नॉलेज गैदर करना पड़ता है, कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। और बिना नॉलेज गेन करे हम जो है प्रॉपर तरीके से कभी भी ना तो रिसर्च कर पाते हैं, ना ही हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। तो वही चीज़ हमें समझनी है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तभी जाके हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा लॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो दोनों को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डीप में। तो बैकग्राउंड नॉलेज इज एसेंशियल फॉर परसीविंग रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स एंड टू डिटरमाइन perceiving relationship among the variables and to determine what findings other researchers have to reported on problem under study। यानी कि हमें जो है एक क्या चाहिए, एसेंशियल नॉलेज चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी जरूरी है, जो भी बातें इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उस हाइपोथेसिस को लेके वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा वेरिएबल्स के बारे में समझ होनी चाहिए कि वेरिएबल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हमें समझ में आना चाहिए। यानी कि जो जो फैक्टर्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिसर्च को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसके बारे में पता हो, और वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं हमें वो भी पता होने क्या है, बहुत जरूरी है। और यही नहीं, अलग अलग फाइंडिंग्स क्या आ रही, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी ना कि आप किसी नए टॉपिक पे रिसर्च करो। जैसे मान लेते हैं कोई मान लो बिजनेस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा है, तो बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्चर्स क्या है मौजूद हैं, तो हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि क्या फाइंडिंग्स हैं पुरानी रिसर्च के अंदर, और वो समझ में आने भी क्या है बहुत जरूरी है, ताकि हम एक नई रिसर्च कर पाएं। इसके अलावा क्या आता है, न्यू नॉलेज, न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू इन्वेंशंस शुड ऑलवेज फॉर्म continuity with already existing corpus of knowledge and therefore it becomes all more essential to be well versed with already existing knowledge। इस बात का मतलब क्या है कि नई नॉलेज, नई डिस्कवरी, नई इन्वेंशंस जब होती है जब हमारे पास पुरानी नॉलेज हमारे पास पहले से ही मौजूद है। आप कुछ नया सीखने का ट्राई कब करोगे, किसी भी एक टॉपिक के बारे में पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में जानना है तो पहले उसका बेस तो क्लियर करना पड़ेगा ना। यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारी, जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उस नॉलेज को और ज्यादा डीप में बढ़ा सकते हैं और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। यानी कि पहले हमेशा हमें किसी भी रिसर्च के टॉपिक के ऊपर बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि एसेंशियल नॉलेज हमारे पास पहले ही होने चाहिए। उसके बाद हम जो है ना उस टॉपिक के बारे में न्यू इन्वेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नई डिस्कवरी करनी है तो वो कर सकते हैं। जब तक हमारे पास पुरानी नॉलेजेस नहीं होंगी, हमने पुराने रिसर्चेस नहीं पढ़ रखे होंगे, हमें नहीं पता होगा पुरानी रिसर्च के बारे में, ठीक है, कि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम रही, ठीक है, क्या क्या बातें
लिखी हुई हैं, क्या अलग अलग वेरिएबल्स यूज हुए, क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल के बीच में, तब तक हम कोई भी नया जो है ना रिसर्च नहीं कर पाएंगे, नई डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जब हमारे पास हमें पहले से ही पता होगी ना अच्छे से, तब हम जाके अपने रिसर्च को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं हम इसे। दूसरे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉपर हाइपोथेसिस, यानी कि जब हम प्रॉपर हाइपोथेसिस बना रहे हैं, डिपेंड्स ऑन वंस एक्सपीरियंस एंड लॉजिकल इनसाइट, यानी कि जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं कोई भी, तो वो डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे कि हमारे पास उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है मैंने उस फील्ड के बारे में। दूसरा हमारा जो इनसाइट है, ठीक है, लॉजिकल इनसाइट, वो किस तरीके का है, क्योंकि रिसर्च जो है ना वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज है, यानी कि हम बिना प्रॉपर लॉजिक के, बिना प्रॉपर नॉलेज के हम रिसर्च या फिर हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे है, हाइपोथेसिस डज नॉट हैव अ क्लियर कट एंड डेफिनेट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब एक चीज समझ लेना, हाइपोथेसिस की कोई क्लियर वो नहीं है ना, तो क्लियर कोई रास्ता है बनाने का कि भाई एक थ्योरी बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, आप उस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आपका हाइपोथेसिस तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोई भी डेफिनेट रास्ता भी नहीं है इसका। पार्टली इट इज अ मैटर ऑफ लिफ्टिंग अपॉन एन आइडिया ऑन सम प्रॉब्लम। तो ये किसके बारे में बात करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है हम उसे किस तरीके से जानते हैं और हमें कितना पता है उसके बारे में, क्योंकि जितना हमें उसके बारे में पता होगा उतना ही अच्छे से हम उसे सोल्व करने के रास्ते ढूंढ पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, प्रॉब्लम, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए और ना ही ये हो सकता कि हमें उस चीज के बारे में क्या हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि आप प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को जानते हो, और जो कि हम ये चीज बच्चे अच्छे जानते हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनकी वजह से हमारे रिसर्च पे फर्क पड़ता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होगी नहीं, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, यानी कि बहुत कम चांसेस ऐसा है कि हमारे पास हमें हर एक एस्पेक्ट की नॉलेज है उस प्रॉब्लम के बारे में, हमने सब कुछ समझ रखा है उसके बारे में, ठीक है। एंड एक्वेंटेंस विद द साइंटिफिक मेथड फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, और यही नहीं, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते वक्त, यानी कि प्रॉपर तरीके से हर एक मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे से हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी। लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज प्रेजेंट डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अगर हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं है, हमारा दिमाग जो है वो अच्छे से सोच नहीं पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता चीज़ों को, तो इस बात का मतलब क्या है कि हम कभी भी एक अच्छा हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर सकते, फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखोगे, यानी कि हाइपोथेसिस को लेकर सिर्फ दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि जो भी हमारे पास नॉलेज है, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में जिसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हम खोज करने वाले हैं, जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। अगर हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी तो हम प्रॉपर तरीके से कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बना पाएंगे। दूसरा, हमें साइंटिफिक अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, यानी कि प्रॉपर लॉजिकल चीज़ें यूज करनी है, इलॉजिकल चीज़ें यूज नहीं करनी, कुछ भी एज्यूम नहीं करना, कुछ भी फालतू की बात हमें अपने हाइपोथेसिस में नहीं डालनी है, क्योंकि इस तरीके से कभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, खामखा टाइम वेस्ट और होगा। यानी कि बिना उस चीज को समझे कुछ ही बता देना उसके बारे में, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये दो पॉइंट क्या आप बनाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में। इसके बाद क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो हमारे पास ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, हाइपोथेसिस की। पहला क्या आता है, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर। हाइपोथेसिस प्रिसाइज होना चाहिए, दूसरा क्लियर होना चाहिए, यानी कि यूं नहीं कि बहुत बड़ी थ्योरी पे थ्योरी लिख दिया आपने सिर्फ हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रिसाइज होना चाहिए ताकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आ भी जाए, ठीक है। जैसे मैंने बात की भी थी रिसर्च के बारे में प्रीवियस वीडियोस में कि रिसर्च जो है वो कभी भी ना तो बहुत छोटे होते हैं कि उसमें से जरूरी इंफॉर्मेशन ही हटानी पड़ जाए, ना ही बहुत लंबे होते हैं कि उसमें फालतू की इंफॉर्मेशन ऐड हो। जो काम की बात है वही लिखी जानी चाहिए। वही चीज यहाँ पे है कि हाइपोथेसिस इतना प्रिसाइज हो कि उसमें सारी काम की बातें लिखी हो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर रिसर्च के लिए क्या है, काफी है।
दूसरा क्लियर होना चाहिए ताकि हर लोगों को सब लोगों को क्या हो जाए, इजीली समझ में आ जाए। यानी कि जो भी लोग जो उसे पढ़ने वाले हैं, उस रिसर्च को पढ़ने वाले हैं, उन्हें वो हाइपोथेसिस क्लियरली समझ में आने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है इसका, हाइपोथेसिस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू टेस्ट। अब हाइपोथेसिस हम सबको बताएं क्या है, एक ऐसी चीज जिसका टेस्ट होना बाकी है, ठीक है, और हम एविडेंसेस के अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो भाई हाइपोथेसिस ऐसा हो जिसका टेस्ट करना पॉसिबल हो, ऐसा ही कुछ भी नहीं बना जिसका टेस्ट ही पॉसिबल ना हो। तीसरा पॉइंट क्या आता है, अ हाइपोथेसिस मस्ट स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम अलग अलग वेरिएबल्स की बात करते हैं, फिलहाल हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स के बारे में, तो हमें उनके बीच में रिलेशनशिप पता होनी चाहिए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। इन केस ऑफ रिलेशनल हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो हाइपोथेसिस रिलेशनल है तो। फोर्थ, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन स्कोप। यानी कि जो हाइपोथेसिस है वो तो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि ये उन्हीं की सब प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डिफर करते हैं हमेशा। तो हाइपोथेसिस जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि जिस फील्ड के बारे में वो हाइपोथेसिस बनाया हुआ है वो सिर्फ उसी फील्ड पे लगना चाहिए। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक होने की बात। इसके अलावा लिमिटेड इन स्कोप, स्कोप में क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि जिस फील्ड के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में उसको क्रिएट किया गया है वो सिर्फ वैसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये आगे बात। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी स्टेटेड इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज। ध्यान रखना, एक हाइपोथेसिस हमेशा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, सो एज टू मेक इट अंडरस्टैंड बाय ऑल कंसर्न। यानी कि उसे हम अच्छे से समझ पाएं, हर तरीके से समझ पाएं, यानी कि एक ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज कभी भी टफ होती है, हम देखते हैं ऐसा कि बहुत बार कुछ रिसर्चेस, कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें बहुत टफ होती हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जिसको समझना क्या होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, और बार बार फिर हमें गूगल की हेल्प लेनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डिराइव्ड फ्रॉम द मोस्ट नोन फैक्ट्स। अब जो हाइपोथेसिस है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है एज अ फैक्ट हम उसे ही यूज़ करेंगे हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए। हम कोई भी मनगढ़ंत बात हाइपोथेसिस के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये 6 क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में। अब समझते हैं 2 इंपॉर्टेंट टाइप हाइपोथेसिस के, एक नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दोनों को समझते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ नल हाइपोथेसिस की, तो इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी की थी जो हमने चैप्टर को शुरू किया था, कि नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं हाइपोथेसिस के अंदर, मान लेते हैं 2 वेरिएबल है ए और बी, उनमें आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि एक के साथ कुछ भी हो, मान लेते हैं ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ए के साथ कुछ भी हो, बी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर बी के साथ कुछ भी हो तो ए पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि ए और बी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और जब रिलेशनशिप नहीं है तो फर्क भी क्यों पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, यानी कि जीरो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान देना, जब भी मैं बोल रहा हूं कि ए और बी नल हाइपोथेसिस है, या फिर एक्स और वाई नल हाइपोथेसिस है, यानी कि एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है कि एक्स के साथ कुछ भी हो उससे वाई को फर्क नहीं पड़ता, वाई के साथ कुछ भी हो उससे एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो जैसे ही मैं एविडेंस देने शुरू करता हूं, क्योंकि फैक्ट्स पेश करने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा कि सही में एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। तो मान लो मैंने प्रूफ करना शुरू कर दिया और जो मेरा एविडेंस है वो फेल हो गया। क्या हो गया, वो फेल हो गया। वो दिखा रहा है कि एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, और जब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, इस बात का मतलब क्या है कि वो नल हाइपोथेसिस नहीं है, ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि समझाया भी था प्रीवियस वीडियो की स्टेटमेंट में कि जब हम नल हाइपोथेसिस को प्रूफ करने में क्या होते हैं, गलत प्रूफ हो जाते हैं, तो अपना भी क्या हो जाता है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाता है। और एक और बात ध्यान रखना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल उल्टा है किसका, नल हाइपोथेसिस का, ठीक है। और अगर नल हाइपोथेसिस है, एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन नहीं है, और मैंने एविडेंस देके प्रूफ कर दिया कि इन बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो अपना भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब समझते हैं एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एरर किस प्रकार से आ सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं।
तो एरर की बात कर रहे हैं तो पहला क्या आएगा, हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। क्या बात है, हमने हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जब वो सही था, मतलब मेरे को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, मैं उसकी हेल्प से उस प्रॉब्लम को, उस रिसर्च को क्रैक कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, पहला एरर। दो ही टाइप के एरर होते हैं हमेशा, बताऊंगा दूसरा भी कौन सा। तो हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू, यानी कि वो सही है, हमने उसे फिर भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या, हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया व्हेन इट इज फॉल्स, जब वो फॉल्स था, मतलब जब गलत है तो उसे अप्लाई कर लिया, लो भाई कर लेते हैं रिसर्च का बेड़ा गर्क, और जब वो सही था हमने रिसर्च में यूज ही नहीं किया। तो दो तरह की गलतियां ही होती हैं। तो वन इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, वन को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर ए, टू इज कॉल्ड टाइप 2 एरर बी। व्हेन ए इज 0.10, मान लीजिए 0.10 है, इट मींस दैट ट्रू हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड इन 90 आउट ऑफ 100 ओकेजन। ठीक है, तो जो ट्रू हाइपोथेसिस है वो 90 टाइम क्या हो जाएगी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि अगर हमारा एरर रेट 0.10 का है, टाइप 1 एरर की बात कर रहा हूं मैं, तो 100 में से 90 केसेस में हम अपने उस हाइपोथेसिस को यूज कर लेंगे, जो हमारा क्या था, बढ़िया हाइपोथेसिस था, ट्रू हाइपोथेसिस था, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे 90 आउट ऑफ 100 ओकेजन्स। तो कितनी बार मना कर देंगे, कितनी बार रिजेक्ट कर देंगे, 10 बार। तो thus there is a risk of rejecting a true hypothesis is 10 out of every 100 occasion। तो इस बात का मतलब तो हो गया प्रूफ कि जब भाई मैं 90 बार 100 में से एक्सेप्ट कर रहा हूं अपने उस ट्रू हाइपोथेसिस को, तो कितनी बार रिजेक्ट करूंगा, 10 बार। तो वही चीज यहां पे आ गई। टू रिड्यूस रिस्क यूज a इक्वल्स टू 0.01। अब अगर मुझे रिस्क रिड्यूस करना है तो मैं a को है ना 0.01 रखूंगा। अब 0.01 का मतलब क्या है कि 99 टाइम्स आउट ऑफ 100, क्योंकि 1% बन गया अब ये, अगर 1% की बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि 99% चांस है कि मेरा जो ट्रू हाइपोथेसिस है मैं उसे यूज कर रहा हूं, बट 1% का रिस्क है कि मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं। तो वही सेम चीज यहां पे है कि अगर a हमारा 0.01 है, तो विच इंप्लाइज 100 ओकेजन्स टू रिड्यूस रिस्क यूज ए, अच्छा एक मिनट है ना, 100 दैट वी आर प्रिपेयर्ड टू यू टेक 1% रिस्क। अच्छा हम यहाँ पे 1% रिस्क लेने को क्या बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। ठीक है, और ये रहा यहाँ पे वो लाइन। ठीक है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस इन 10 आउट ऑफ 100 ओकेजन्स। तो हमने पढ़ लिया था पूरा का पूरा। तो 1% एरर वाला केस भी समझ लिया हमने, यानी कि ए जितना कम रहेगा ना उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, किसके लिए, हमारे हाइपोथेसिस के लिए। इसके बाद क्या आता है लास्ट में, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग कमिट टाइप 2 एरर। तो भी पॉसिबल है कि हम टाइप 2 एरर करें कि हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत है, बट हमने उसे फिर भी अप्लाई कर दिया। तो वही देखो, हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज फॉल्स। हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उसके बेस पर रिसर्च नहीं हो सकती, लेकिन हमने फिर भी उसे यूज कर लिया। तो टाइप 2 एरर भी इस तरीके से ही काम करता है। अब यहाँ पे लास्ट में कंसेप्ट आता है सिग्निफिकेंस लेवल के नाम से, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सिग्निफिकेंस लेवल हमें ये शो करता है कि हमारे चांसेस क्या है, रिस्क क्या रहने वाला है गलत होने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, इसी एग्जांपल को समझते हैं, अगर 10% सिग्निफिकेंस लेवल है, इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ए हमारा पहले 10% था, फिर 1% हो गया। अगर 10% सिग्निफिकेंस लेवल है, इस बात का मतलब पता है क्या होता है कि मैं सिर्फ 10% रिस्क ले रहा हूँ, यानी कि 90% चांस है कि जो मेरा वो हाइपोथेसिस है वो मैं ट्रू ही यूज करूंगा, सही यूज करूंगा। तो 10% क्या है, रिस्क रहेगा। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 1% का है, कई लोग इसे उल्टा मान लेते हैं, अगर सिग्निफिकेंस लेवल जो है 1% का है, इस बात का मतलब ये होता है कि 99% चांस है कि मैं ट्रू हाइपोथेसिस अपने रिसर्च में यूज करूंगा, और 1% चांसेस है कि उसे यूज नहीं करूंगा या फिर गलत वाला यूज करूंगा। तो कॉन्फिडेंस किस में ज्यादा अच्छा रहेगा? कई लोग गलती से यहाँ पे 10% लिख के आ जाएंगे, नहीं 1% में, क्योंकि 1% में रिस्क 1% का ही है और 10% में रिस्क 10% का है। 10% में चांस ज्यादा है मेरे रिसर्च के और मेरे हाइपोथेसिस के गलत होने के, 1% में रिस्क कम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया चैप्टर, कौन सा, चैप्टर नंबर 3, लेसन नंबर 3 हाइपोथेसिस। अब यूनिट नंबर 1 का सिर्फ एक लास्ट लेसन रह गया, लेसन नंबर 4, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बहुत जल्दी उम्मीद है मुझे 2-3 दिनों में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ भी रही हैं। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।